यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? दो कंट्री के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप बनता है, चाहे वो इधर इंडिया यूएसए के बीच में हो, जैसे कि इंडिया यूएसए के बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप है, ट्रेड हो रहा है इन दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन हो रहा है, कल्चर डेवलप हो रहा है। इंडिया का जो भी पर्सन है वो यूएसए में जाके इंडिया के कल्चर को भी फॉलो कर रहा है, यूएसए के भी कल्चर को फॉलो कर रहा है। फिर उसी तरह से इंडिया मान लिया कि इंडिया का ब्राजील के साथ भी इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, यूएसए चाइना के साथ, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ किसी भी टर्म्स में, चाहे वो ट्रेड के साथ हो, कल्चर के साथ हो, कम्युनिकेशन के साथ हो, किसी के भी साथ हो, इंटर रिलेशनशिप जब डेवलप हो जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे चीज है जिसकी वजह से दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो चलिए, और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज के बीच में इंटर रिलेशनशिप डेवलप है, लेकिन नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है। इट इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन। क्यों? बहुत साल, लगभग 2002 इयर्स अगो पहले से ये जो भी प्रोसेस ये चलते हुए आ रहा है। पहले क्या था, इन एंशिएंट इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक आइलैंड है रिवर यूफ्रेटस के बगल में। इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड का सिस्टम था, वहाँ पे सील्स पाए गए थे, फिर उसको इंडिया में लाया गया था ये सारे। फिर उसके बाद धीरे धीरे और जब हमारा कंट्री डेवलप हुआ और जब हमारा वर्ल्ड डेवलप हुआ, तो जब ब्रिटिश राज आया तो फिर हमारा इंडिया और ब्रिटेन के साथ इंटर रिलेशनशिप डेवलप हुआ। जैसे कॉटन को इंडिया से ब्रिटेन ले जाया जाता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज डेवलप नहीं हुई। ग्लोबलाइजेशन बहुत सालों से चलते हुए आ रहा है। क्लियर ना? 1990 के बाद क्या हुआ? अब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए अब एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या ट्रेड, अब एग्रीकल्चर में तो ट्रेडी सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड्स के थ्रू इंटर रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं। चलिए, 1990 के बाद इंडियन फार्मर्स बहुत सारे नए नए चेंजेस देखे। अब चेंजेस क्या क्या देखे? जैसे एलपीजी आया। अब एलपीजी आया, इट मीन्स कि चलिए गैस आ गया हमारे देश में, हमारा देश बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, हमारा कंट्री डेवलप हो गया। नहीं, एलपीजी इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? क्या क्या आया? एलपीजी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज। चलिए पॉलिसीज भी बनाए। हमारी पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज यूएसए में भी काम आती है, यूएसए की कुछ पॉलिसीज हमारे इंडिया में भी काम आती है। क्लियर? पी इट फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो भी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंटल बिजनेस, गवर्नमेंटल सिस्टम जो भी है, उसको प्राइवेटली ओन्ड एंटाइटी को सौंप देना, यानी कि उसको प्राइवेट सेक्टर बना देना। क्लियर? एंड जी इज फॉर ग्लोबलाइजेशन। मैंने अभी बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके सिस्टम क्या क्या है। क्लियर? सो एलपीजी रिफॉर्म आया हमारी कंट्री में 1990 के बाद, तो ये इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ही नई चीज आई थी। उसके बाद चलिए ये आ गया, हमारा कंट्री और अच्छे से डेवलप हुआ, पर कंपटीशन विद इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारे इंडियन फार्मर्स को compete करना था। और वो यानी कि हमारे इंडियन फार्मर्स उतने कैपेबल नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करने के लिए। क्यों नहीं कैपेबल थे? इसीलिए नहीं कैपेबल थे क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यूएसए, ब्राजील, ये सारे तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्रीज में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चर के ऊपर हाई सब्सिडीज देती है। हाई सब्सिडीज क्यों देती है? तो हमारे इंडियन फार्मर्स को गवर्नमेंट हाई सब्सिडीज क्यों नहीं देती है? ताकि वो बाहर
बाहर भी जाके फॉरेन में जाके compete कर सके इंटरनेशनल मार्केट को, इसीलिए नहीं देती है क्योंकि हमारे इंडिया में फार्मर्स की संख्या बहुत है, क्लियर। और हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो विद रिस्पेक्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज कम है, इसीलिए गवर्नमेंट जो वो हाई सब्सिडीज नहीं दे पाती है। बट इन डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए हो गए, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हो गए, ये सारी कंट्रीज में पहली बात वहाँ पे लेबर बहुत कम पाए जाते हैं, दूसरी बात वहाँ की इकोनॉमी सिस्टम अच्छी है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा लेबर्स को भी नहीं देना पड़ा, और वहाँ का जो रेट है वो भी थोड़ा एक अप टू हाई है और वहाँ के रेट के हिसाब से वो लो है। तो गवर्नमेंट, फॉरेन की जो गवर्नमेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, वो अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की सब्सिडीज दे देती है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के जो लेबरर्स हैं, उनको अपना खुद का जो पैसा होता है वो बहुत कम लगाया जाता है, तो वो लोग फिर आके इंडिया में अपने प्रोडक्ट को, अपने आइटम्स को सेल करते हैं, तो वो लोग कम में भी सेल करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उसको अच्छी खासी पैसे दे रही है। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो फार्मर्स को सब्सिडीज ही कम मिलती है, उतनी नहीं मिलती है कि वो फॉरेन में जाके कम्पीट कर सके दूसरों के साथ, तो इसीलिए इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो 1990 को जैसे और भी बहुत सारे चेंजेस आए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं। ड्यू टू हाई सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज, इंडियन फार्मर्स नॉट एबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, क्लियर। इन सारे न्यू चेंजेस जो हमारे इंडियन फार्मर्स ने फेस किया आफ्टर 1990, इन सारे के बाद क्या होता है कि हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चरल सिस्टम है, हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो क्रॉस रोड पे खड़ी हो जाती है। क्रॉस रोड इट मीन्स जो हम लोग चौराहे पे चले जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस रास्ते पे जाना है या फिर इस रास्ते पे जाना है, तो हमारे इंडियन फार्मर्स कंफ्यूज हो गई। अब कंफ्यूज होने की वजह वो भी बहुत बड़ी थी। क्या थी वजह? हाई पॉपुलेशन, लो इनकम एंड लेस लैंड साइज। एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है, ऊपर से हमारी इंडिया की एग्रीकल्चरल का जो इकोनॉमी है, जो इनकम है वो बहुत कम है, और लैंड साइज भी कम है। लैंड साइज क्यों कम हो गया? ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका है, सो आप लोग उसे रिकॉल कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड साइज हमारा जो वो कम हो गया। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, मेनली ये तीनों जो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं हमारी इकोनॉमी, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को चलाने के लिए, इसकी वजह से हमारे इंडियन फार्मर्स जो वो क्रॉसवर्ड पे आके कंफ्यूज हो गए। वो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए कि आखिर हम करें क्या, किस रास्ते पे जाएं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से चले, वो वेल डेवलप्ड बने। क्लियर? चलिए, अब उसके लिए पहले क्या 1960s to 70s के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? यूज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इन एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो प्रॉमिस किया था, बहुत अच्छा प्रॉमिस किया था कि आप लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए, आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छी बात है, वह इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा भी, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। बट एक सर्टेन टाइम आते आते तक ये फेल हो गया, इसमें भी विवाद चलने शुरू हो गए। अब क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ये बोला कि आप लोग पेस्टिसाइड्स यानी कि केमिकल्स यूज कीजिएगा तो आपका प्रोडक्शन हाई होगा, बट क्या ये सही बात है? किसी भी चीज को एक्सेस यूज करना नहीं, बट हम लोग क्या करने लगे कि उस चीज का एक्सेस यूज करने लगे। अब उसकी वजह से क्या हो गया? लैंड डिग्रेडेशन हो गया, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। जब ये सारे केसेस आए तो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा ही, वो इम्बैलेंस होना ही होना है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक हद तक सही था, अपने प्रॉमिस का भी वो पूरा किया कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट, हमारे इकोसिस्टम भी तो इम्बैलेंस हो रही है। उस केमिकल की वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं, उस केमिकल की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रॉमिस को रखते हुए भी फेल हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर? सब कुछ अदर अल्टरनेटिव्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन
करके और भी कैसे कैसे हम लोग अपने इकोनॉमी को, अपने एग्रीकल्चर को संभाल सकते हैं, उसको बैलेंस में ला सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव्स इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का एंटोनिम भी बोल सकते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया? ग्रीन हियर रिलेट्स जेनेटिक्स। अब आप लोग जेनेटिक्स साइंस में पढ़े होंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया कि वर्क ऑन इनसाइड फैक्टर, वर्क ऑन इनसाइड फैक्टर। बोला गया कि हम लोग केमिकल्स को यूज करके, जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के सिस्टम में 1960s में लाया गया, हम लोग केमिकल्स को यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। उससे क्या? हमारी लैंड की डिग्रेडेशन, हमारी लैंड डिग्रेड हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। उससे के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया और बोला गया कि ठीक है, हमारा प्रोडक्शन तब भी तो बढ़ सकता है कि जब हम उसके इंटरनल पार्ट को मजबूत करें। अब हम इंटरनल पार्ट को कैसे मजबूत करेंगे? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं और अच्छे से उसे डेवलप करवा सकते हैं। अब कोई इंसान है, ठीक है, वो सुंदर दिखने के लिए एकदम पार्टी में एकदम डिओड्रेंट वगैरह लगा के गया, वाह हम तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अगर वही इंसान अंदर से फिट रहेगा तो उसकी जो खूबसूरती उसके फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक यही फैक्टर लेके बताया गया है कि अगर हम लोग किसी सीड को शो करने जा रहे हैं तो उस सीड की जो क्वालिटी है हम लोग उस सीड में ही डालें, ना कि उसके ऊपर से कोई केमिकल्स लाके डाल दें। क्लियर? सो दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जेनेटिक्स। उसके अंदर के फैक्टर पे हम लोग वर्क करें। सॉइल की फर्टिलिटी को ऊपर से केमिकल डाल के नहीं इनहेंस करें, सॉइल की फर्टिलिटी को अंदर से इनहेंस करें। अब हम लोग अंदर से उसको इनहेंस कैसे करेंगे? मींस कि हम लोगों को ऐसी क्वालिटी की, ऐसी वैरायटी के सीड्स को यूज करने की जरूरत है जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो। क्लियर? अब जीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि चेंज इन द जेनेटिक्स ऑफ सीड्स। हम लोगों को सीड्स के जेनेटिक्स यानी कि सीड्स के जीन को चेंज करना है। इससे क्या होगा? कोई केमिकल्स का यूज भी नहीं होगा और ऐसे सीड्स को यूज करना है जो उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो, वो किसी भी चीज से, किसी भी क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करे ताकि प्रोडक्शन भी अच्छे से हो। अब ये सारी चीज हो गई। हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग वर्मी कंपोस्ट हो गए, फिर उसके बाद किचन वेस्ट हो गया, ये सारी चीजों को यूज करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों को यूज करने से क्या होगा? हम केमिकल्स का तो यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भी इम्बैलेंस नहीं होगा। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। हम लोगों को उसको भी चेंज करना चाहिए कुछ। याद रखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेरे वीडियो नंबर 5 में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बोला कि वो लोग वैल्यूड क्रॉप्स यानी कि सेरेल्स, पल्सेस, इन सब से क्रैश क्रॉप पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं हो रही है। क्लियर? फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में, ठीक है, कैश क्रॉप्स पे जाने से कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कैश क्रॉप यूज ही ना करें। कैश क्रॉप यूज करने से एक फायदा भी है। क्या फायदा है? हम कैश क्रॉप्स से भी अपना जो भी सिस्टम है, जो भी इकोनॉमी, उसको भी चला सकते हैं। तो हम लोगों को सेरेल्स, पल्सेस, मतलब उन सब से कैश क्रॉप यानी कि हाई वैल्यूड कैश क्रॉप्स, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड क्रॉप्स होता है, उससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो हम लोग कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग सेरेल्स, पल्सेस, फूड ग्रेन्स ही ग्रो करें, उसी को सिर्फ कल्टीवेट करें, नहीं, कुछ कैश क्रॉप्स भी कल्टीवेट करने चाहिए। तो हाई वैल्यू क्रॉप इट मींस कैश क्रॉप, जैसे कॉटन, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कैश क्रॉप्स होते हैं और हाई वैल्यूड क्रॉप्स होते हैं। ये सारे हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इंक्रीज इनकम, इसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज होगी। उसके बाद फ्रूट्स हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स इट मींस तुलसी, नीम, इन सब को यूज करना चाहिए। ये सब बहुत ही अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, बहुत से अच्छे मेडिसिनल प्लांट होते हैं। जेट्रोफा एंड जोजोबा, नाम सुन के लग रहा होगा वाह ये क्या आ गया, एक अचानक से न्यू चीज। नहीं, कुछ न्यू चीज नहीं है, ये भी एक तरह का हर्ब्स, एक प्लांट क्रॉप है, फ्यूल क्रॉप्स है।
ये स्पेशली ब्राजील में पाया जाता है। ये ऐसी क्रॉप है जिससे हम लोग फ्यूल निकालते हैं। क्लियर? आप लोग इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाए। सो दीज आर ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा एग्रीकल्चरल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को वीडियो पार्ट 3 के साथ मिल चुके हैं। सो आप लोग उसे शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, जैसे इस वीडियो में राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, आप लोग उसे भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।